दिन के बाद शोषित इंकलाब के लिए महान क्रांतिकारी चंद्र बाबू का शहीद दिवस। दोनों महान पुरुषों के चिंतन के आईने में विषय वस्तु जाति जनता सेना प्रधानी वर्तमान समय में आरक्षण की स्थिति और बहुदल विचारकों के विचारों पर चर्चा। इस संगोष्ठी में चिंता मंथन शिविर में इस हॉल में बैठे हुए सभी समाज के शुभचिंतक विद्वजनों, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता और बड़े लिखे बुद्धिजीवी भाइयों, कल्याणों, अधिकारियों, पत्रकार बंधुओं और मंचासीन समस्त अतिथिगणों का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। इस साथियों आज का जो विषय है, अगर उस विषय से हम बात करें या सिर्फ बीपी मंडल जैसे बाबू के आईने से बात करें तो हम दोनों आईनों से बहुत सारे विचारों के विचारों को हम समझे सुना। आप लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट और मुस्कुराहट से स्वागत भी किया है। उसी आईने में थोड़ी बहुत को मुझे समझ में आया है, लेकिन बात सीधा सीधा रखना चाहूंगा कि जातीय जनगणना से लाभ और हानि में सभी लोगों ने कहा है कि भाई भारत जातियों का देश है, 7,000 जातियां हैं, 1,43 करोड़ से ऊपर जनसंख्या हो गई है। तो जब एक परिवार में पिता के 4 बेटे हैं तो चारों का सामाजिक न्याय के हिसाब से हिस्सा बराबर होता है, चाहे वो पागल हो या विद्वान हो, पहलवान हो या कमजोर हो, ये समान सिद्धांत है। तो इसी आलोक में अब ये देखना है कि देश के जो संसाधन है, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ असेंबली और क्लास 1 से क्लास 4 तक के कर्मचारी अधिकारी, इसी में तो हिस्सा देखेंगे और जमीन दौलत में देखेंगे कि व्यापार में। आज भी भारत में जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो जमीन है, इसमें हम नहीं कर रहे, भारत सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। क्या आंकड़े कह रहे हैं? 54.6% लोग भूमिहीन है, जिनके पास कोई जमीन नहीं। अरे भाई, तो 77 वर्षों में देश की आजादी में देश चलाया है या देश बेचा है या पागलपन तुमने किया है, ये कौन बताएगा? 77 करोड़ से ज्यादा लोग, 54.6 का मतलब 50% से ज्यादा हो गया, तो 54 करोड़ तो 100 करोड़ में हो गया। अब 43 को 50 कर दीजिए तो 26 करोड़ हो गया। कितना हो गया भाई? 75-77 करोड़ लोग तो भूमिहीन है, तो आखिर देश क्या चलाया? इसलिए भी जाति जनगणना जरूरी है। दूसरा, 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उसमें तुम्हारी जाति की जनसंख्या के हिसाब से 7,000 जातियां हैं, वैसे बांटिएगा तो एक जाति को एक भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये पंडित जी लोग, बाबू साहब लोग या सवर्ण कास्ट के लोग जो पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, 2009 के बाद का हम थोड़ा सा रोशनी डालना चाहेंगे। जंगे आजादी के बाद अगर 52 से डालेंगे तो ज्यादा व्यापक हो जाएगा। 14 में मोदी जी आए हैं, 19 में मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं। उसके पहले मनमोहन सिंह, यही तो है। करें 90 में बीपी मंडल जी ने, बीपी मंडल के आयोग को बीपी सिंह ने 7 अगस्त 90 को लागू करने की घोषणा की। ये हम सभी जानते हैं वो क्यों होता। लेकिन साथियों, क्यों लागू हुआ? उसके पहले तो जगदेव बाबू, उनसे पहले बाबा साहब। ये जो सारी चर्चाएं हुई है यहाँ, उसमें ज्यादा समय नहीं देना है, लेकिन इतना जानना है कि नारा तो लगा शोषित इंकलाब के लेनिन का कि बाबा साहब का सपना ही जगदेव तुम्हारा नारा है, 100 में 90 शोषित 90 भाग, यही तो लगा। देश की धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आखिर बीपी मंडल साहब कांग्रेस में रहने वाले थे, वो प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि हम आपको इस बार कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे, नहीं बनाया। और उत्तर प्रदेश सहित बिहार सहित पूरे देश के आधे से अधिक राज्यों में
लोहिया जी के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार बनी 9 प्रांतों में, ये भी सही है। तो लोहिया जी का जो नारा है उसी से जगदेव बाबू निकलते हैं। लोहिया जी ने जो नारा दिया था कि पिछड़ों ने दी बांधेगा और पिछड़े पावर 100 में 60, नारा था ना। और आगे भी उनका नारा था कि राजा राष्ट्रपति हो या भंगी की सरकार, सबकी शिक्षा एक समान। इस तरह के जो 5-7 नारे थे। तो जब 1967 में बिहार में कांग्रेस की सरकार गिर गई और सरकार बनाने का जब सवाल खड़ा हुआ तो जगदेव बाबू ने लोहिया जी से पूछा कि ये जो महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार बनाई गई है, इनके सदस्य तो मात्र 13 जीत कर आए हैं, 69 जीत करके आए, 67 जीत करके आए हैं सोशलिस्ट पार्टी के। कर्पूरी ठाकुर नेता विपक्ष रहे हैं और प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं सोशलिस्ट पार्टी के। तो आखिरकार जो उनका नारा है कि पिछड़ों ने दी बांधेगा और पिछड़े पावे 100 में 60, तो अति पिछड़ा वर्ग से तो कर्पूरी ठाकुर भी है और उनकी पार्टी के जीत करके जिसके हम लोग सदस्य जीत कर आए हैं 67 विधायक हैं, बनना तो इन्हें चाहिए था। तो लोहिया जी तो बगली झांक रहे हैं। और ये बात जब विधानसभा में जगदेव बाबू ने उठाया तो बहुत समय कांग्रेस के बड़े नेता थे, बड़े दबंग सरहंग, जैसे आज उत्तर प्रदेश में तमाम बाहुबली है, उन्होंने कहा कि जगदेव बाबू पार्टी नहीं जाति की बात करते हैं। तो जगदेव बाबू ने पूछा कि ये जो पिछड़े वर्ग के लोग गने गए हैं आपके हिसाब से, इसमें एक भी व्यक्ति आप बता दीजिए जिसमें आदिवासी का व्यक्ति मिनिस्टर हो, अनुसूचित जात का व्यक्ति एक मिनिस्टर हो, मुसलमान और अल्पसंख्यक का एक मंत्री तो बताइए। ठीक है, ये लिख लोढ़ा प्रपत्थर रामानंद तिवारी बना दिए गए मिनिस्टर, तो इनसे भी क्या गए गुजरे ये बहुजन समाज के लोग हैं। तो लोगों ने कहा कि जगदेव बाबू पार्टी नहीं जाति की बात करते हैं, अगर आपको अपने हिसाब से सरकार चलानी है तो आप चुनाव करके फिर से आके अपना सरकार बनाइए और चलाइए। तब जगदेव बाबू ने संकल्प लिया कि यदि मैं 1 महीने के अंदर महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार को गिरा नहीं दिया तो मैं जगदेव प्रसाद नहीं, मुझे जीवन का अधिकार है और मैं चला कभी विधानसभा में आऊंगा तब सरकार गिरा दूंगा और सरकार बना दूंगा। और 1 महीने के अंदर सरकार तोड़ा है जगदेव बाबू ने। पटना के अंजुमन इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में शोषित दल की घोषणा भी किया और उसी समय बीपी मंडल साहब कांग्रेस में वहां को किसी फंसे तो जाकर उनसे मिले और कहा कि कांग्रेस ने आपको मंत्री नहीं बनाया है, लेकिन जगदेव प्रसाद सूबे बिहार का आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, आप आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको बनाने के लिए तैयार हूं। तब बीपी मंडल साहब वहां से इस्तीफा दिए और यहाँ आए हैं। श्री पूजन शास्त्री की अध्यक्षता में दल का निर्माण हुआ और जगदेव बाबू ने कहा कि साथियों, ऊंची जात वालों ने हमारे बाप दादों से खेतों में हरवाही और चरवाही कराया है, राजनीति में मैं कोई हरवाही करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, ना ही बहुजनों से 90% शोषकों से राजनीति में हरवाही करने के लिए कभी कहूँगा। इसलिए आज मैं 100 साल की लंबी लड़ाई की बुनियाद डाल रहा हूँ। यह एक क्रांतिकारी पार्टी है, इसमें आने और जाने वालों की कोई कमी नहीं रहेगी। इसकी लड़ाई लंबी और तगड़ी होगी। पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जीत अंततोगत्वा हमारी होकर रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है। फिर आगे जगदेव बाबू बोलते हैं, यह बात मैं जिन लोगों के लिए बोल रहा हूँ वे लोग इतने मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं कि हमारी बातों को समझ नहीं पाते, लेकिन जिनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ इतने चुस्त दुरुस्त और चालाक हैं कि हमारी बातों को जल्दी से पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं और हम पर चौतरफा हमला शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस दिन हमारे सोए हुए ये शेर जाग जाएंगे उस दिन इन्हें नेस्ता नाबूद कर देंगे। तब जगदेव बाबू की बातों से जो शोरगुल मचा, सरकार गिर गई, सरकार बनाने का प्रयास हुआ। सौभाग्य से सतीश प्रसाद जी को 3 दिन 72 घंटे के लिए बनाया गया, क्योंकि उसमें एक नैतिक परंपरा थी कि अगर किसी सदन के आप सदस्य नहीं है एमएलसी या एमएलए तो आपको सीएम नहीं बनना है या मिनिस्टर नहीं बनना है। उस परंपरा का पालन करते हुए सतीश बाबू को बनाया गया। उसके बाद बीपी मंडल साहब, जब बढ़िया काम होने लगा तो सरकार गिरा दी गई। तो ये तो गुरु शिष्य और भाईचारे के नाते जो जो कद में बड़ा रहा, जैसा यथावत उनको सम्मान है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया,
ये तो जगदेव बाबू ने बनाया और आपको बनाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जगदेव बाबू को हिंदुस्तानी शोषित दल बनाना पड़ा और बाद में शोषित समाज दल बनाना पड़ा। अगर इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे तो ज्यादा बड़ी बात होगी। हमारे पूर्व वक्ता साथी बोल रहे थे कि जगदेव बाबू का मतलब बाबा साहब और बाबा साहब का मतलब जगदेव बाबू, यह सिर्फ 33.5% सच है, बाकी सच नहीं है। जगदेव बाबू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा साहब अम्बेडकर, मार्क्स और लेनिन, इतना जब मिलाइएगा तो अकेले जगदेव प्रसाद होंगे। उनके भाषणों को जरा गौर से समझिए। उन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत खींचा। ये मार्क्स का सिद्धांत है वर्ग संघर्ष, कि दुश्मन और दोस्त आमने सामने जब होंगे तो लड़ाई होगी। लेकिन यहाँ क्या है कि न दोस्त का पता न दुश्मन का पता, इसीलिए पूरा बहुजनों के जितने नेता हैं वो असफल है। जहाँ जाना चाहिए वहां नहीं जा रहे हैं। ये दुश्मन को अपने साथ रख करके चल रहे हैं, तो लड़ाई कौन सी लड़ेंगे? क्या जगदेव प्रसाद पागल थे, या डॉक्टर अम्बेडकर पागल थे, या मान्यवर काशीराम जी पागल थे? तीनों महापुरुषों के वक्तव्य को समझे। मान्यवर बाबा साहब ने कहा है कि जो तुम्हें नीच गुलाम लाचार बनाया है वह तुम्हारा उद्धार कभी नहीं कर सकता। यही कटु सत्य है, नग्न सत्य है। फिर उसके बाद आते हैं जगदेव बाबू, पाल गार्डेनिंग जो रसिया के पूर्वी इतिहास विभाग के शोध संस्थान के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। उसके बाद अमेरिका के प्रोफेसर कॉन्फ्रेंस जामनी हैं, अपने जमाने के अर्थशास्त्र के 1 नंबर के विद्वान हैं। दोनों महान शक्तियों ने भारत में भेजा कि आखिरकार में दो कम्युनिस्ट पार्टियां भारत के अंदर है, दक्षिणपंथी वामपंथी। दोनों का जगदेव प्रसाद जैसा व्यक्ति विरोध कर रहा है, लोहिया की पार्टी का विरोध कर रहा है, जनसंघियों का विरोध कर रहा है और कांग्रेसियों का विरोध कर रहा है। क्योंकि चाहता क्या है? लोगों से वार्तालाप हुए हैं और पूरा पुस्तकों में बंद है जगदेव प्रसाद का वह विचार। दुर्भाग्य है कि जिसके लिए जगदेव बाबू ने लड़ा वह समाज इतना नासमझ है अभी भी, उनकी सारी बहुमूल्य चिंतन को समेट नहीं सका। हमने भी कोशिश किया है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मेरे पास संसाधन नहीं, मेरी कोई पहुंच पकड़ नहीं थी, लेकिन 32-35 वर्षों के प्रयास से जगदेव बाबू के 25 अगस्त 67 से लेकर 5 सितंबर 74 के बीच का मात्र 55 भाषण मेरे पास नहीं है। सारा भाषण मैंने खोज करके संकलित करके कंप्यूटर में लॉक कर दिया है कि भावी पीढ़ियों को सौंपा जा सके वह ऐतिहासिक दस्तावेज, तब आप समझ पाएंगे कि लड़ाई कहाँ चली। हम आते हैं अपने विषय वस्तु पर। जब इतनी बड़ी लड़ाई एकदम अस्तित्व में आ ही गई तो जगदेव बाबू ने तो इसी आरा के सहार में ऐलान करके कहा था ना 4 जुलाई 74 को कि साथियों, जहां तक सूबे बिहार का सवाल है, हर हालत में बिहार में सरकार हमारी बन रही है, लेकिन यदि मैं 23 जुलाई 76 तक जिंदा रह गया तो भारत की सरकार हमारी होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है। ये 2 घोषणा तो कर दिया, तीसरी घोषणा किया जिसको लोग जानते हैं कि इधर आरा के दियार क्षेत्र में मास्टर कॉमरेड जगदीश प्रसाद और उनके साथी जो यादव जी थे, मार्क्स एंजल्स की जोड़ी कही जाती थी लोगों की, दोनों लोग शहीद हो गए। उनकी लाइफ पर 7 बड़े भूमिपतियों की हत्या हुई थी। जगदेव बाबू का जब सभा लगा था उसके दौर में आने, तो जगदेव बाबू ने उस लाइफ को उधेड़ते हुए कहा था कि हक हकूक मान सम्मान की लड़ाई में सारे बिहार को सहारा बना। ये बात कहा था। फिर आगे कहा कि जब हमारी बिहार में सरकार होगी और भारत में, तो अगले सावन भादों में गोरी कलाई कालों में होगी। इनमें से हमने कौन सा काम पूरा किया? यही बता दे हमारा 90% समाज। नीतीश जी लालू जी की सरकार है, यही बता दे। जबकि हमारे पुरोधा है, नेता है, इनकी लड़ाई के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आखिरकार में 2 ही लड़ाई तो बची थी। 15 अगस्त 47 तक देश को आजादी का सवाल था। भले ही बंटवारे के बाद हमें मिला पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब है, वो पढ़ा हूँ, कई बार पढ़ा हूँ। उसके बाद तो हमारे सामने 2 ही काम थे, 2 बातें हैं मोटी मोटी, सबको चाहिए इज्जत रोटी। न हम इज्जत दिला सके, न रोटी दिला सके, और इधर संविधान पर खतरा बढ़ाने लगा। तो इसके लिए बाबा साहब की उक्ति हमारा मार्गदर्शन करती है कि आप के चलने की गति चाहे जितनी धीमी हो, परंतु दिशा सही होनी चाहिए, अन्यथा आप भटक सकते हैं, रास्ते में भटक सकते हैं। तो इसका मतलब कहीं कहीं चलने की दिशा गड़बड़ हुई
तो अब हम आते हैं, बाबा साहब ने तो कह दिया कि जो तुम्हें नीच गुलाम नाचार बनाया तेरा उद्धार कभी नहीं कर सकता। तो जगदेव बाबू ने क्या चिताया? जगदेव बाबू ने तुलनात्मक हाई लेवल में बोला है उपमा अलंकार में कि बाघ बकरी की रक्षा कभी नहीं कर सकता, कुत्ता मांस की रखवाली नहीं कर सकता, बिल्ली दूध की रक्षा नहीं कर सकती, घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता। यही कटु सत्य है, नग्न सत्य है। जो इस व्याख्या को और परिभाषा को नहीं मानता वो एक नंबर का मूर्ख है अथवा ऊंची जातियों का गुलाम है, उनका शागिर्द है। इनसे कोई परिवर्तन की उम्मीद संभव है। ये तो सारा प्रमाण आपके सामने आ गया, ये जगदेव प्रसाद के शब्द है। अब चलिए हम बहुजनों के नायब मसीहा काशीराम, जिनसे हमने कुछ सीखा है और मसीहा लोगों को देखा नहीं था, काशीराम जी के साथ एक दो बार बैठने का मौका मिला, उनसे सीखा। उन्होंने भाषण दिया था कि दगाबाज समाज की दोगली नीतियों में फंसूंगा कभी नहीं, जिनसे संघर्ष उनसे समझौता कभी नहीं। संघर्ष के बाद समझौता करने का परिणाम देख रहे हैं सामने है या नहीं। इसके बाद भी माथा ठीक होने के लिए तैयार नहीं है नेताओं का, या तो नेताओं का माथा खराब है या तो बहुजनों का। फैसला तो करना होगा माथा किसका खराब है। इसलिए यारो कुछ ऐसा माहौल बनाया जाए कि सदियों की बिगड़ी फिर से बनाया जाए। अरे लगा है जो दाग मानवता के दामन में, प्यार ममता के जब से उसको काहे के लिए ये बात भी समझना जरूरी। क्यों ये बात हमको समझना जरूरी है? विजय के उगाड़ते वीर, विजय के उगाड़ते वीर, जिस गगन जई चोटी पर पहले वह मन उमंग के बीच चढ़ी जाती है, विद्युत बल छूटती समर में जो बाण लोहे की, विचार में प्रथम अट्ठी में पीछे करी जाती है। यानी जो तलवार बनती है पहले दिमाग में उसका डायग्राम बनता है, तब भट्टी में लोहा गला के बनाया जाता है। वैसे ही अगर युद्ध जीतना है तो सीधे सीधे पहले आपको टारगेट बनाना होगा, प्लान बनाना होगा, उसको लागू करना होगा। आखिरकार में 75-77 साल में नेता लोग कौन क्या रहे हैं, विचार करने का विषय यहाँ है। तब जब ये जो आपकी जाति जनगणना और लाभ हानि है फाइनल हो जाएगा कि जाति जनगणना से आपको सिर्फ लाभ है। क्यों लाभ है? ये उदाहरण सुन लीजिए। मैं नहीं कहता, डॉक्टर अम्बेडकर के सूक्तियों से उदाहरण। जिस समाज को शासन और प्रशासन से 50 वर्ष तक दूर कर दिया जाए वह समाज क्या होता है? सबसे पहले हताश, उसके बाद निराश, उसके बाद लाचार, तब अंततः गत्वा गुलाम हो जाता है। गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वह खुद गुलामी की जंजीरें तोड़ फेंकेगा। ये बाबा साहब ने कहा। हम आते हैं बीपी मंडल साहब का मंडल कमीशन लागू होने के बाद 1990 में घोषणा, सुप्रीम कोर्ट से 1992 में 16 नवंबर 92 को फैसला। यही तो है। वो अभी 19 संस्तुति किया, लागू सिर्फ 2। 19 में 2, जब 2 लागू हुआ तो कितना बवाल हुआ। पूरे देश में आग लगाई गई, सड़कें जाम की गई, हल्ला गुल्ला, तमाम तरह की बेशर्मी और दुष्टता के कार्य किए गए। उसके बावजूद 16 नवंबर को लागू हुआ और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। यही तो सच है। अब बाबरी मस्जिद गिराने वाले सब बाहिजन बरी भी हो गए। हद हो गई। देश में क्या चल रहा है मित्रों, आपको जाग करके तैयार होना होगा। भारत की कानून संविधान ने हमें वो प्रावधान दिए हैं, सीआरपीसी की धारा 43, अगर कोई कानून विरोधी कार्य करता है, प्रशासन, शासन और न्यायपालिका अगर नहीं मानती है उसको गिरफ्तार करो और न्यायालय ने उसको वहां न्यायालय नहीं सुनता है तो जनता की अदालत में उसको गिरफ्तार करके दंडित करो। ये कानूनी प्रावधान है। लेकिन हम नारायण, हम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सके। विधि और तथ्य के अनुसार फैसला नहीं आया बाबरी मस्जिद का, और सारे के सारे रिकॉर्ड प्रमाण तो मिले थे भगवान बुद्ध और उनके लोगों के साथ रद्दी की टोकरी में डाल दिए गए। क्या देश कानून से चल रहा है? हमको बताएंगे। अगर वही रोक दिया गया होता तो आज ज्ञानवापी का मामला हल करने के लिए लोग कोर्ट में नहीं जाते, गिरफ्तार कर फांसी पर लटका दिया जाता फैसला। इसका मतलब ये कानून से नहीं चल रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनने तक आ गया।
संसद का नया सत्र आहूत कर दिया गया है। जानते हैं क्या होने वाला है? इस पर 5 फैसले एक साथ होने जा रहे हैं। एक देश चुनाव, यह मैं सहमत हूँ। पूरा संसद के सदस्यों की संख्या 800 से 1000 बढ़ाई जाएगी, इससे भी सहमत हूँ, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी तो संसद बढ़ने चाहिए। तीसरा, महिला आरक्षण 33% तो लागू करेंगे, लेकिन जिसके लिए शरद यादव जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि अगर हुबहू लागू किया तो मैं जहर खा के जान दे दूंगा, वरना पिछड़ा, अनुसूचित जाति, आदिवासी और अल्पसंख्यकों का भी हिस्सा निर्धारित कर दो, वह नहीं होने वाला है, सीधे लागू करना चाहिए। उत्तर प्रदेश को 3 या 4 भागों में बांटने जा रहे हैं। इस तरीके से हिंदू राष्ट्र की घोषणा होने जा रही है। और कहाँ हो रही है? नई संसद में होने जा रहा है, पुरानी संसद में नहीं होने जा रहा, जहाँ हिंदू राष्ट्र वह होने जा रहा है। इसका अपराधी कौन? बाबा साहब ने तो हमें वोट का अधिकार दिया, इस हथियार को चलाना अभी तक हम नहीं जाने। 5 किलो राशन, 1 पाउच और 1 बोतल शराब पर बेच देते हैं। यही तो हमारी हैसियत है। मित्रों, बड़ी गंभीर सवाल है। ये खतरे की घंटी पार कर गई है, तो हम लाना चाहते हो नहीं कि सवाल जिंदा रहने का नहीं है, सवाल जिंदा रहने के लेवल का है, स्तर का। जीवन जीने के मेरी नजर में 4 स्तर है। एक स्तर तो यह है, तुलसीदास का एक दोहा है, बड़ी लोग भजन गाते हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हम तो गुलाम है, हमारे मेहरारू लड़का भी जैसे मर्जी हो वैसे से काम करे, जो इच्छा हो सो कर जाता, ऐसे गुलाम। उनसे कोई उम्मीद मत करना कि जीवन जीने का परिवर्तन करके आपको अच्छा जीवन दे देंगे। और दूसरा जीवन है कायरता का। दुश्मन सामने खड़ा हो, नाम सुन करके पैजामा बिगड़ जाए, कुछ और हो जाए नीचे ऊपर से, ऐसे लोग भी इस धरती पर जिंदा है। तीसरा और चौथे तरह के लोगों को मैं स्वीकार करता हूँ और नमन भी करता हूँ। क्रांतिकारिता का जीवन, इसमें भगत सिंह आते हैं, उधम सिंह आते हैं, जगदेव बाबू आते हैं, खुदीराम बोस आते हैं। इसलिए ऐसे क्रांतिकारियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि शहीदों के खून का असर देख लेना, शहीदों के खून का असर देख लेना, मिटा दूंगा जालिम का घर देख लेना। अरे जंगी जगदेव के विचारों का मैं मुक्तदिर हूँ, बहेगी लहू की नहर, असर देख लेना, कहर देख लेना। वह हैसियत पैदा करना जरूरी है जिसको मैं बताऊँ, क्योंकि उनके विचारों की धारा तैयार होगी। उदाहरण समझिएगा, एक लाइन तब जगदेव बाबू को इंदिरा गांधी से वार्ता हुआ है, सब जानते हैं। 72 में इंदिरा गांधी ने कहा कि जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार सूबे बिहार में रहेगी, आप सूबे के मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन जो आप पार्टी बना करके 90% शोषकों के लिए काम करना चाहते हैं, पार्टी खत्म करके कांग्रेस में आ जाइए। तो जगदेव बाबू ने कहा कि भाड़ में जाए आपका मुख्यमंत्री पद, मैं पेड़ हूँ लतरी नहीं जो किसी के सहारे चढ़ करके सियासत करूँ। मैं बहुजन समाज पर भरोसा करता हूँ, 90% शोषकों पर भरोसा करता हूँ, और इसका परिणाम आपको अपने दुश्मन से सीखना चाहिए। बार बार पूरी आरएसएस बीजेपी चिल्ला रही है कि हमें 20% मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मुझे 80% लोगों का वोट चाहिए। बहुमत की सरकार है और आप 90% हो, 10 को धक्का मारने में लाज शर्म आती है। ऐसे नेताओं का दिमाग खराब है, इनको भगा देने की जरूरत है। ये किसी काम के नहीं है नेता, जब इनका अपना विश्वास ठीक नहीं है, कोई भरोसा नहीं बहुजनों पर, ये कौन सी राजनीति करेंगे? ये नेता ही गड़बड़ है, जमाना गड़बड़ नहीं है। इसलिए साथियों, आपसे कहना चाहूंगा कि आपको आरक्षण की जरूरत है ना, आरक्षण पर जरा समझ लीजिए कि आरक्षण की सदगति क्या किया है। चाहे वो नेता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो, अधिकारी हो या न्यायाधीश। 16 नवंबर 1992 को जो फैसला हुआ, तो उसमें 7 फैसले के 750 के पेज में लिखा है। क्या लिखा है कि 52% जिनकी संख्या, उनको 52% हिस्सा नहीं दिया जाए। ये तो लिखा है, अर्थात विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण से वंचित किया जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 मूल अधिकार का उल्लंघन किया जजों ने। दूसरा, 52% को सिर्फ 27% दिया जाएगा, यह भी उसी अनुच्छेद का उल्लंघन है। 27% जो दिया जाएगा उसमें शिक्षा में नहीं दिया जाएगा। जब शिक्षा में आपको नहीं मिलेगा तो परीक्षा कहाँ दीजिएगा, इसका भी उल्लंघन।
अब जो दिया जाएगा उसमें क्रीमी लेयर होगा, अर्थात जो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है उसको नहीं मिलेगा, जो नहीं पढ़ाएगा तो मिलने का सवाल नहीं। यानी इतने चालाक हैं कि एक हाथ से देते हैं दूसरे हाथ से छीन लेते हैं। ये इन लोगों ने कर रखा। परिणाम क्या निकला? उसके बाद भी एक फैसला और उसी में दे दिया महापुरुष लोगों ने। हालांकि मैं जर्सी पर कोई कमेंट नहीं करता, मेरे लिए उनका मान सम्मान पूरे देश का मान सम्मान है, लेकिन जो न्याय है, विधि के समक्ष समता और समाज संरक्षण, उस बिंदु पर कहना चाहूंगा साथियों कि फैसला तो पिछड़े वर्ग पर देना था, दे दिया फैसला अनुसूचित जाति जनजाति पर। कहा कि जिनको प्रमोशन में आरक्षण मिलता है उसको भी खत्म किया जाता है और पिछड़े वर्ग को देने का सवाल नहीं। इसके लिए उसमें बीपी सिंह, मानव काशीराम जी थे, पासवान जी थे और तमाम अनुसूचित जाति जनजाति के नेतागण वाजपेयी के सामने पार्लियामेंट में भी बहस किए, पार्लियामेंट के बाहर वाजपेयी ने बात को माना और कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति को प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा, लेकिन ओबीसी को नहीं मिलेगा। तब कहा गए एक नागरप्पा है, ये बेचारे चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से उनका फैसला 2005 में आया और फैसला किसने दिया? वो जो अभी सुप्रीम कोर्ट के जज हुए थे तिवारी जी, 4-5 जजों के पहले, नाम भूल गए हैं, उन्होंने जो फैसला दिया उसने कहा कि पहले यह पता किया जाए कि अनुसूचित जाति जनजाति का कोटा पूरा हुआ है, तब तो नहीं दिया जाएगा प्रमोशन में आरक्षण। नहीं हुआ तो दिया जाएगा, यह तो जांच का विषय समझ में आता है। दूसरा सबसे खराब विषय दिया कि अनुसूचित जाति जनजाति को प्रमोशन में आरक्षण देने से समाज में घृणा और वैमनस्य बढ़ता है या भाईचारा बढ़ता है? इन्होंने थर्मामीटर से नपाई, किस थर्मामीटर से मापा जाएगा? और तीसरा कहा कि योग्यता इससे बढ़ती है या घटती है, इससे कौन निर्धारण होगा? अब योग्यता और भाईचारा का थर्मामीटर कैसे मपी है? जिसकी कुकुर की पोछ ना सुधार हुई तेल से, ठीक वही घटना है। जिनको हमारा बढ़िया पहनना, भाषण देना, खाना बढ़िया नहीं लग रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी से, जिसके लिए बाबा साहब ने मना किया, जगदेव बाबू ने मना किया, माधव काशीराम जी ने मना किया, तो अकल के अंधे तो हम हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा साथियों, जो आरक्षण की स्थिति है, पूरा मंडल कमीशन लागू होने से लेकर 92 से 2023 कई साल हुआ? 32-34 साल हो गए। इन 32-34 सालों में मात्र 4.7% क्लास 1 में, चाहिए हमें 27, जबकि 300 109 ऊंची जातियों को लाके मंडल कमीशन की सूची में डाल दिया, ऊंची जातियां आ गई और उन्हीं को हमारा हिस्सा देके गना रहे 4.7%। सेकेंड क्लास में हमें दिए हैं 2.3% 32 साल में। इसके बाद तृतीय क्लास में हमें दिए हैं 5.6% और चतुर्थ क्लास में दिए हैं 4.9%। यही इनकी ईमानदारी है। क्या अभी भी भरोसा किया जाए या जगदेव बाबू की बातों को मान लिया जाए कि बाघ बकरी की रक्षा कभी नहीं कर सकता? यही कटु सत्य है, नग्न सत्य है। बाकी परिभाषा और व्याख्या बेमतलब की है। ये साबित हो गया या नहीं? अगर हो गया तो आरक्षण के लिए हमें कहाँ देखना है? इन लोगों पर नहीं विचार करना चाहता हूँ, विचारकों पर चर्चा। फूले पेरियार, साहू अम्बेडकर, जगदेव लोहिया, काशीराम और चरण सिंह सहित जितने भी लोगों ने अगर अंश मात्र भी बहुजनों के लिए काम किया है, वो नमन के योग्य है। श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनसे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ, उनकी पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? आरक्षण खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, आजादी खतरे में, संविधान खतरे में, तो क्या करना चाहिए? अब तो चुनाव बीच लड़ाई जान पार होना चाहिए, तभी बाबा साहब का सपना साकार होना चाहिए। इसके अलावा कोई रास्ता है? अब लोकसभा के आंकड़े भी सुन लीजिए, जरा गौर से समझिएगा आंकड़ा। 2 आंकड़े मेरे पास है। 2024 तो आने वाला है, 14 और 19, 2009, 14 और 19। इसके पहले 1992 में जब मंडल साहब का मंडल कमीशन लागू करने की बात आई, 2 के बजाय जो हलचल मची, उस हलचल से 1996 की पार्लियामेंट का आंकड़ा
पूरी पिछड़ी जातियां, अपर क्लास, अनुसूचित जाति, जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यक, ऊंची जातियां जो 250-250 से ऊपर जीतती थी, वो मात्र 1996 में जीत कर आई है 92, और 92 में से 35 महिलाएं हैं और 57 पुरुष हैं। उसके बाद पिछड़ी जातियां 292 में जीत कर आई, सरकार बनती 272 पर। ये अकल के अंधे पागल जो हाथ उठाने वाले गए थे, अगर ये हाथ नहीं उठाते तो सरकार बदल करके चढ़ गए होते, आपकी सरकार बन जाती, जैसे जगदेव बाबू ने किया, पीपी मंडल ने किया, वैसा कर देते तो मजा आ जाता। नहीं कर सके, जिनका कलेजा इतना बड़ा नहीं, ऐसे लोगों को भेजने की कोई जरूरत है? ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में भेजने की जरूरत है? आपसे जानना चाहूँ। दूसरी बात, 292 में हमारी महिलाएं जीत कर गई थी और पुरुष गए 289। अनुसूचित जाति, जनजाति तो रिजर्व है 131, 127 पुरुष, 4 महिलाएं, 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माइनॉरिटी गया। पिछड़ी जातियों का हिस्सा खाने के लिए इन लोगों ने नई तरकीब निकाला कि महिला आरक्षण की वकालत किया। काशीराम जी मौजूद थे और उस समय गया नारायण साहब राष्ट्रपति। काशीराम जी ने पटना हाल में बैठ के वार्ता के दौर में बताया था कि हमें न्यायपालिका के साथ MP MLA में भी आरक्षण चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश में हमने त्रिस्तरीय चुनाव में कर दिया है, वैसा चाहिए। लेकिन साथियों, ये नेता है या नौकर, फैसला है आपको। अगर ये लोग चाहे होते तो लड़ते हो जाता। तो आज क्या हुआ, 292 वाला पिछड़ा वर्ग SC/ST का नहीं खा सकते क्योंकि रिजर्व है। पिछड़ी जातियां जरा सोचो काम का, 2019 के लोकसभा में और 14 के लोकसभा में ऊंची जातियां 92 से बढ़ करके 444 से ऊपर जब संख्या जाती है तो उसमें इनकी संख्या लगभग पहुंच गई 250। और 2019 में कुल जीत करके 264 चले गए, 92 से 264 ऊंची जातियां, और पिछड़े वर्ग के लोग जो 292 थे वो घटकर 120 हो गए। 120 वोट किसने दिया? वोट तो हम ही आपने दिया था। ये गलती हमारी है कि ऊंची जाति हो। 8 लोगों को 100 करोड़ रुपया दे देगा, 200 करोड़ बिक जाएंगे। जब संविधान के प्रावधान के खिलाफ सामाजिक और शैक्षणिक हमारे लिए आरक्षण रखा है, आर्थिक आधार पर 10% वालों को दे दिया समर्थन, क्या ऐसे लड़ुआ बुढ़वा को वोट देना जरूरी है? फैसला आपको करना है, गांव में समझाना है। पिछड़ी जातियों को 42 साल लगा क्योंकि कांग्रेसियों की हुकूमत थी और अंग्रेजों के हुकूमत से बाबा साहब को 5 साल लगा SC/ST के लिए आरक्षण, और ऊंची जातियों के लिए मात्र 5 दिन भी नहीं लगा। खाली प्रस्ताव आया, सब समर्थन हो गया या नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा साथियों कि आपको जो लड़ाई लड़नी है उस लड़ाई में सीधा संवाद करो, गांव में जाओ और समझाओ। जब जनता का दबाव बनेगा तो हमारा ऊपर नेता भी सुधर जाएगा। नेता को सुधारना है, बिगाड़ना नहीं है। बकवासबाजी करने से हम लोग का कुछ नहीं बनेगा। अभी वही वहां पहुंचे, उन्हीं से बिगाड़ करके कुछ नहीं बात बनेगी। समझदार बनाना है, तैयारी करनी है, संवाद करना है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा साथियों कि हजारों साल की बिगड़ी बात है। आपका शासन में हिस्सा नहीं, प्रशासन में हिस्सा बताई दिए खा गए, व्यवहार में हइये नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि मैंने देश को विकास के पथ पर ले जाने का काम किया है, 80 करोड़ बेचारा 5 किलो राशन बदे भीख मांग रहे कि नहीं? ये उन्हीं का आंकड़ा है कि मेरा है? तो साथियों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक नई आंकड़ा सुन लीजिए। 2023 में कुल 2009 में 323 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो गए थे वो करोड़पति थे, जिसमें 9 अरबपति थे। 2014 में 444 जीत करके गए करोड़पति, जिसमें 23 खरबपति, और 2019 में 500 करोड़पति पहुंच गए, जिसमें 49 खरबपति पहुंच गए, बाकी करोड़पति। तो इन जो बहुजनों का जो आंकड़ा है कि जिसके पास 54.6% के पास जमीन नहीं है, 77% भूखे नंगे हैं, 80 करोड़ हाथ मिला के भीख मांग रहे हैं, इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? जो बकरियों के लिए लड़ेगा, बिल्लियों के बजाय दूध के लिए लड़ेगा। इनकी रक्षा कौन करेगा? ये जो 90% बहुजन था, इतना ही चिल्ला रहा है, उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाएगा तब तो लड़ेगा।
जिनको आपने जिता कर भेजा वो आपके लिए लड़ नहीं रहा है, लड़ रहा है। इसलिए आपको कहना है कि बाबा साहब का वो कार्रवाई किसी के रोके, बाबा साहब का वो कार्रवाई किसी के रोके रुकेगा, और रुकेगा तो मंदिर का होकर रुकेगा, क्योंकि वो कार्रवाई नहीं सर जमी चाहता है, जमी पर गया या नहीं चाहता है। इसलिए नई आस्तीसा में चलते रहेगी जमाने की हालत, बदलते रहेगी। मैंने बहुत समय दिया, आप लोगों ने बड़ी शांति से सुना, पूरे लक्षणों का आप समझ आ गया कि क्या करना है। मोटी मोटी बातें चाहे आप जहाँ रहे, बड़ी जानकारी एक भी व्यक्ति मेंबर आप पार्लियामेंट में जीत करके नहीं जाना चाहिए, उसके बाद नहीं जाना चाहिए, चाहे किस पार्टी से होगा। बात समझ आ गई तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। जानो क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? आज जरूरत है एक सब एक कायद एक परचम। समझती आखिर क्यों नहीं हमारी कौम या मिलता? अरे लुट जाते हो ही कोई रहबर नहीं मिलता, कोई रहबर नहीं मिलता। जय भारत, जय भारत की ताकत के साथ बढ़ाइए।